चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पाठ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। अब आज पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। और अगर आपने इसका पिछला पाठ नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमने कक्षा 8वीं में भारत के थार मरुस्थल का पाठ पढ़ा। आपने उसके आधार पर चर्चा कीजिए कि आपसे जैसलमेर के किसी गांव में एक साल के लिए भेज दिया जाए तो आप इनके अपने इलाके से क्या क्या फ़र्क कर पाएंगे और क्यों। तो जो 8वीं का जो पाठ है भारत का थार मरुस्थल, तो इसके बारे में मैं जो है जल्दी से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो संसाधन और अर्थव्यवस्था। तो जो थार का जो मरुस्थल है वहाँ का किस प्रकार संसाधन है, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि थार मरुस्थल में जीवन यापन बहुत कठिन रहा है। तो जो थार का मरुस्थल है वो पूरी तरह से क्या है, गर्म स्थान है। तो वहाँ का जो जीवन यापन है वो बहुत ही क्या होता है, जटिल होता है, बहुत ही कठिन होता है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थलों के में सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जो इसके बावजूद ये जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल, वहाँ जो है सबसे सघन आबादी वाला ये जो क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है आता है। और इसका जो पर्यावरण का प्रतिकूल ये जो है स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद ये जो इलाका है वो क्या होता है, सघन आबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी यहाँ पर देखने को हमको मिल जाती है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंधेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई और रंगाई आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों की नक्काशी आदि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं वो यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं। जैसे क्या क्या हो गया, बंधेज हो गया, जो लाख की चूड़ियाँ आती है वो यहीं बनाई जाती है थार मरुस्थल के अंतर्गत। और कपड़े की बुनाई और रंगाई और आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों पर ये लोग क्या करते हैं, नक्काशी करके विभिन्न स्वरूप दे देते हैं पत्थरों को। अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ ये लोग बनाते हैं। तो ये जो इनके पारंपरिक उद्योग धंधे ये जो है प्रसिद्ध हैं। यहाँ का पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। तो इनका जो पारंपरिक कुटीर उद्योग है वो आज के दौर में हम बात करेंगे तो बहुत ही कठिनाई से ये लोग गुजर कर रहे हैं। मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और कठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये जो मारवाड़ और जो गुजरात है और कच्छ और कठियावाड़ के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो अपने जो व्यापार के लिए बहुत पुराने समय से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अब चित्र में आप जो है देख सकते हैं कि ये जो है थार का मरुस्थल है। और ये जो है आपका पाकिस्तान हो गया। और यहाँ चंबल नदी है, बनास नदी, अरावली पर्वत श्रृंखला इधर है, साबरमती नदी यहाँ भी है। और ये आपका जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर, और ये जो है आपका गंगानगर हो गया, और ये हो गया आपका जयपुर, अजमेर। तो इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और पशुपालन भी इनका मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो थार है वो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक जो है क्षेत्र कहलाता है। तो आपको इसको याद रखना है। और यहाँ का जो ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। तो जो बीकानेर है वहाँ एशिया में जो ऊन की सबसे बड़ी यहाँ पर मंडी स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीकानेर है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो ऊन है का मंडी है वो स्थापित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि थार एक मरुस्थल है और वहाँ वन नहीं है। तो ये जो थार है वो पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थल है, मरुभूमि है। और यहाँ वन का नामो निशान नहीं है, यानी कि यहाँ पर वन की बहुत ही क्या है, कमी क्या है, पूरा वन भी यहाँ पर नहीं है। और फिर भी मरुभूमि के फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई सफल प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि वानिकी की संभावनाएँ बढ़ी है। तो ये लोग क्या किए हैं कि यहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो लोग हैं, तो इन्होंने इनके जो मरुभूमि यानी कि जो रेगिस्तान है उसके फैलाव को रोकने के लिए इन्होंने कई सफल प्रयास किए हैं। और इनका जो प्रयास है वो सफल भी रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप इनको क्या हुआ कि कुछ वर्षों से वहाँ पर जो है कृषि वानिकी का संभावनाएं बढ़ी, यानी कि ये लोग जो है कृषि के क्षेत्र में इनकी संभावनाएं भी बढ़ चुकी है। खेजड़ी यहाँ का प्रमुख वृक्ष है जो मानव और जानवरों को दोनों के लिए उपयोगी है।
तो जो खेजड़ी नामक वृक्ष है ये यहाँ का प्रमुख वृक्ष है और जो कि मानव यानी इंसान और जानवरों दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ये वृक्ष माना जाता है। और इसके पत्ते यहाँ के जानवरों के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करते हैं। तो जो खेजड़ी वृक्ष है उसका पत्ता जो है पशुओं के द्वारा खाया जाता है और इसके जो पत्ते में बहुत ही पौष्टिक चारा ये जो है प्रदान करता है। इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊँट गाड़ी आदि के इस्तेमाल के लिए होती है। और जो इसकी लकड़ी होती है खेजड़ी वृक्ष का, तो इसका निर्माण ये लोग क्या करते हैं, भवन निर्माण के लिए करते हैं। यहाँ कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो ऊँट गाड़ी है, जैसे ऊँट को चलाने में जो गाड़ी बनती है उसका यहाँ पर गाड़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ इसमें और है कि जो रेगिस्तान का जहाज़ किसको बोला जाता है, तो ऊँट को बोला जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा खेजड़ी की जड़ भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बहुत क्या होती है, सहायक होती है। तो जो खेजड़ी वृक्ष का जो जड़ होता है वो भूमि में जो नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए बहुत क्या होता है, सहायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। खेजड़ी के अलावा रोहिड़ा भी उपयोगी वृक्ष है जो चारों के लिए अलावा मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखता है। तो जो खेजड़ी के अलावा एक और वृक्ष है जिसका नाम है रोहिड़ा। तो ये जो वृक्ष है वो बहुत ही क्या है, उपयोगी है, बहुत ही, ये इसको भी एक प्रकार से प्रमुख वृक्ष यहाँ पर बोला जा सकता है। और ये क्या करता है कि जो चारे के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके अलावा इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती है। इसका इस्तेमाल कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो रोहिड़ा वृक्ष है उसका उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो मरुभूमि है उसके फैलाव को रोकने के लिए जो है रोहिड़ा वृक्ष का उपयोग यहाँ के जो कृषि वानिकी में अंतर्गत आ रहा है। रोहिड़ा फर्नीचर के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसके तने की छाल में औषधि गुण हैं। तो जो रोहिड़ा वृक्ष होता है उसका फर्नीचर इत्यादि जो है बनाया जाता है और ये फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और इसके जो तने हैं उसकी छाल में जो है औषधि गुण यानी कि दवाई जो है पाया जाता है। अब जो है आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है आपका खेजड़ी का वृक्ष है। तो कुछ इस प्रकार से इसका वृक्ष हमको देखने को मिलता है थार के मरुस्थल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया आपका इंदिरा गांधी नहर योजना। तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो थार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर व जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सिम और बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर बीकानेर में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो जो इतने सारे जो खनिज है वहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ, थार के मरुस्थल में। और जो चलिए इसको डिटेल से और समझने का प्रयास करते हैं। तो बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट पाया जाता है। जैसलमेर और जोधपुर में हम बात करें तो वहाँ पर चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है। बीकानेर में जिप्सम पाया जाता है, बाड़मेर में ग्रेनाइट और जैसलमेर बीकानेर में खनिज तेल भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना ताजमहल नागौर के मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो जो ताजमहल है जो विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसका जो सफ़ेद संगमरमर कहाँ से, मकराना से लाया गया था, नागौर के मकराना से। तो यहीं से इसका जो संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर, तो यहीं से जो है ताजमहल का निर्माण हुआ है। और जोधपुर और अपने बलुआ पत्थर और जालौर ग्रेनाइट के लिए क्या है, मशहूर है। तो जो जोधपुर है वो क्या है, अपने बलुआ पत्थर यानी कि रेतीले पत्थर के लिए, और जो ग्रेनाइट है जालौर जो है ग्रेनाइट के लिए काफ़ी मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी खोज है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक खनिज तेल मिला है वो जैसलमेर और बाड़मेर में जो है मिला है और ये जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ी खोज है 25 सालों के अंतर्गत। और तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की अभूतपूर्व संभावनाओं के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है। तो ये लोग क्या किए हैं कि जो तेल, गैस और पवन चक्की के द्वारा और सौर ऊर्जा के द्वारा ये लोग क्या किए हैं, बिजली उत्पादन का अभूतपूर्व ये लोग प्रयास किए हैं और इनका जो प्रयास है वो सफल भी रहा है। तो इसके जो कारण से जो है राजस्थान का जो आर्थिक और विकास है वो बहुत ही तेज़ी से हुआ है और काफ़ी अनुकूल परिवर्तन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। राजस्थान और विशेषकर थार पर्यटक लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण यहाँ आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला। तो जो राजस्थान है वो टूरिस्ट प्लेस के नाम पर भी बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर जो है देश विदेश से जो है बहुत से सैलानी यहाँ पर घूमने को आते हैं।
तो इनके कारण से जो है यहाँ पर आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर जा कर के आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। और परिवहन के जो साधन हैं इनको काफ़ी बल मिला है, ये भी बहुत ही विकसित हुए हैं। अब चलते हैं थार मरुस्थल का एक गांव। तो हम जो है इस थार मरुस्थल के एक गांव की यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर है। तो राजस्थान का जो सुदूर पश्चिमी भाग है, पश्चिमी दिशा है, वहाँ पर जो है जैसलमेर हमको देखने को मिलता है। इससे भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है राजू का गांव लूनार। तो ये जो लूनार है वो राजू का गांव है, यानी कि राजू यहाँ का एक व्यक्ति है, निवासी है। और ये जो है कहाँ बसा हुआ है, जो जैसलमेर है वहाँ से 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पर ये जो गांव बसा हुआ है राजू का गांव लूनार। तो इसके बाद कोई भी और गांव यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। तो जो लूनार गांव है वो बहुत लास्ट गांव है, और इसके बाद हमको कोई भी गांव हमको आगे देखने को नहीं मिलता। केवल एक छोटी सी ढाणी यानी कि टोला है रतन सिंह की ढाणी, यानी कि ये जो गांव है वो बहुत ही छोटी है और इसको बोला जाता है रतन सिंह की ढाणी, यानी कि टोला इसको बोला जाता है इस गांव को। और यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के जो घर हैं वो छोटे छोटे हैं, और यहाँ का जो आबादी है वो भी हमको छोटा देखने को मिलता है, बसाहट भी हमको छोटी देखने को मिलती है। और छोटे छोटे घरों के बाद जो जिधर भी हमको देखने को मिलता है वो क्या है, रेत ही रेत हमको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। जलवायु बहुत शुष्क है और कभी कभी रेत की आंधियाँ भी चलती है। तो यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही शुष्क है, और कभी कभी यहाँ पर रेत की आंधियाँ जो है चलती है, और जिससे जो है बहुत ही परेशानी का सामना यहाँ के रहने वालों को करना पड़ता है। थार एक गर्म मरुस्थल है, दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते ही ठिठुरन भरी सर्दी हमको लगने लगती है। तो जो रेत है वो जैसे ही दिन का समय होता है तो तापमान बहुत ही इसका जल्दी से बढ़ जाता है। रेत का जो तापमान है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, और जैसे जैसे रात होती है तो बहुत ही जल्दी से इसका जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है। तो जब दिन का जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये जो मरुस्थल है वो क्या है, बहुत ही गर्म मरुस्थल है। और जैसे जैसे रात होती है तो बहुत इतनी सर्दी लगने लगती है वहाँ पर, तो रात होते ही यहाँ पर ठिठुरन भरी सर्दी हमको देखने को मिलती है। और सोचे ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पानी का स्थायी स्रोत नहीं है। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेत होता है वो जो है सूर्य के प्रकाश में जो है जल्दी जो है गर्म हो जाता है, और जैसे ही रात होता है तो वो जो है जल्दी से ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पानी का स्थायी स्रोत नहीं है, यहाँ इतनी बारिश नहीं होती कि जंगल पनप सके। तो ये जो पूरा इलाका है वो क्या है, शुष्क है, और इतना पानी का जो स्थायी स्रोत हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, यानी कि पानी की बहुत ही समस्या यहाँ पर होती है। और बारिश भी अच्छे से नहीं होती, और बारिश ना होने के कारण जंगल भी यहाँ पर नहीं पन पाई है, यानी कि यहाँ पर जंगल का तो नामो निशान नहीं है। जिधर देखो पूरा रेत ही रेत हमको नज़र आता है। कहीं कहीं खेजड़ी के एक दो झाड़ अवश्य मिल जाएंगे। मानचित्र 2.2 में पहचाने की लूनार गांव कहाँ है। तो ये जो खेजड़ी का वृक्ष है हमको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। और थार की गोद में बसा 200 घरों वाला गांव लूनार रेत में रची एक कविता गिद्र है। तो इस गांव में जो है 200 घर ही हमको देखने को मिलते हैं, और ये जो लूनार गांव है वो 200 ही घरों वाला गांव है। और इसके जो बाद है पूरा रेत ही रेत हमको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। सरहद से कुछ ही दूरी पर स्थित यह गांव पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। तो ये जो गांव है वो भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत बसा एकदम लास्ट गांव है, और उसके बाद वहाँ पर आगे कोई भी गांव हमको देखने को नहीं मिलता। और ये जो गांव है वहाँ के इलाके में सबसे बड़ा गांव है, और पूरे जो है 200 घरों से ये जो गांव निर्मित हुआ है लूनार। यहाँ मेघवाल, सोडा राजपूत और मुस्लिम समुदाय के घर हैं, यानी कि ये जो समुदाय हैं मेघवाल, साडा राजपूत और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और घर ज़्यादातर मिट्टी के बने गोलाकार झोपड़ियाँ हैं, और कुछ सालों में पत्थर के पक्के घर भी बनने लगे हैं। तो यहाँ के जो घर हैं वो जो है किससे बने हैं, मिट्टी से ज़्यादातर बने हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। कुछ साल में पत्थर के पक्के घर भी यहाँ पर बनने भी लग चुके हैं। तीनों समुदाय की अपनी अपनी बस्तियाँ हैं जिन्हें वास कहा जाता है। तो जो यहाँ पर मेघवाल, साडा राजपूत और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं तो इनका अलग अलग जो है बस्ती है, और इसको क्या बोला जाता है, वास कहा जाता है, वास इनको बोला जाता है। ये वास एक दूसरे से दूर स्थित हैं जिन्हें बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। सभी मोहल्लों की अलग अलग बैठकें हैं।
गांव में 15 मोहल्ले और उनकी 15 बैठकें भी हैं। तो यहाँ पर जो है इनका जो वास है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दूर स्थित होता है, यानी कि जो मेघवाल का वास है वो दूर होगा, मुस्लिम समुदाय का दूर होगा, और ये जो साड़ा राजपूत है उनका भी दूर होगा। तो इनमें टोटल मिलाकर कितने 15 मोहल्ले होते हैं और वहाँ पर अलग अलग 15 बैठकें होती है। तो ये जो बात है वो थोड़ा अचरज भरा बात है, आश्चर्यजनक बात है। और इनका जो नाम है, इनके मोहल्ले का नाम वो इनके बुजुर्गों के नाम पर जो है पड़ता है। अब आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। भूमिगत जल की 350 से 425 मीटर की गहराई में खारे जल के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर यदि नलकूप भी लगाया जाए, बोर वगैरह की खुदाई की जाए, तो यहाँ पर जो भूमिगत जो जल है, अंडर वाटर का जो जल है वो 350 से 425 मीटर की गहराई पर मिलता है। और वो भी जो जल मिलता है वो क्या होता है, खारा होता है। तो पीने लायक ये बिल्कुल भी नहीं होता। पीने के पानी के लिए सरकारी नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पीने के पानी के लिए इनको जो शासकीय सरकार द्वारा जो नलकूप खुदवाए जाते हैं उन पर इनको निर्भर होना पड़ता है। आजकल नवनिर्मित मकानों में बारिश का जल संग्रहण की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जब ये लोग जो है आजकल यदि हम वर्तमान की बात करें यहाँ की, तो ये लोग अपने मकानों में जो है बारिश का जो जल वो इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। और रेगिस्तान में सबसे कीमती वस्तु पानी ही होती है। लोग पानी को जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। तो इनको जो है पानी बहुत ही प्रिय होता है। और आजकल हमारे तरफ यदि बात करें तो लोग जो है पानी को इतना वेस्ट कर रहे हैं, और यदि इनके बारे में कुछ सोचते ना तो थोड़ा बहुत उनको समझ आ जाता। और वहाँ इनको ना 1-2 महीने के लिए भेज देते ना तो थोड़ा समझ आता जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो पानी को बहुत ही अच्छी से संभाल कर ये लोग रखते हैं। अब यहाँ देखा जाता है कि जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पानी होता है तो लोग इतना व्यर्थ उसको वेस्ट करते हैं। यदि नल खुला है, पानी बह रहा है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये जो बात है वो बहुत ही बुरा लगता है। तो आप जो है ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चित्र में देख सकते हैं थार रेगिस्तान का एक गाँव, यानी कि जो लुनार गाँव है यही है। और देख सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ की घरें हैं। तो पूरी तरह से मिट्टी से बनी ये घरें हमको देखने को मिल रही है। और कुछ कुछ जो घर हैं वो पक्के हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये है थार मरुस्थल का ये जो गांव है लुनार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बादल आते हैं और उड़ते हुए निकल जाते हैं, पर बरसात नहीं होते। तो जब जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आता है तो यहाँ तो बादल छाए रहते हैं, छाए तो रहते हैं, बट ये जो है बरसते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं। कभी ऐसा भी होता है कि पानी गिर रहा है परंतु ज़मीन तक पहुँचने से पहले ये जो है वाष्प बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। गर्मी इतनी होती है वहाँ पर, तापमान इतना होता है कि जब जो है ये जो वर्षा की बूंदें हैं गिरते हैं आसमान से, तो इतना गर्म होता है तो ये जो है वाष्प बनकर पूरा वापस जो है उड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे क्षेत्र में वर्षा हो। अक्सर एक गांव में बारिश होती है तो दूसरे गांव में नहीं होती। तो ऐसा भी यहाँ पर होता है कि यदि एक गांव में बारिश हो रही हो तो ऐसा एक गांव में हमको बारिश होते दिखती है, लेकिन वहीं पर दूसरे गांव में हम चले जाएँ तो वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। बारिश का नामो निशान हमको देखने को नहीं मिलता। साल भर में केवल 10-15 दिन ही बारिश होती है। साल में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वर्षा नहीं होती। तो कितना पानी की समस्या हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है ये आप जो है सोच सकते हैं। और हमारे तरफ के लोग ऐसे हैं कि पानी को ऐसे ही व्यर्थ में जो है बहने देते हैं। चलिए छोड़िए उसको, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले पानी 45 किलोमीटर दूर स्थित केरिया ग्राम से ढाबरी तक पाइप के द्वारा लाया जाता था। उसके उपरांत जल को गांव में वितरित किया जाता था। तो सोच सकते हैं कि 45 यहाँ से मतलब लुनार गांव से 45 किलोमीटर दूर स्थित केरिया गांव से ढाबरी तक पाइप लाइन द्वारा, यानी कि ये जो ढाबरी और जो केरिया है तो ये जो दो गांव हैं तो इनके द्वारा जो है पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर पानी लाया जाता था। उसके बाद जो है जल को वहाँ पर गांव में वितरित कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। आज भी कई लोग पानी को छोटी छोटी कुइयों में संभाल कर रखते हैं। आप चित्र 2.28 में इसको देख सकते हैं कैसे लोग अपने कुइयों पर जो है ताला लगा कर रखते हैं। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, चित्र में अभी आने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी कुइयाँ बना लेते हैं। कुआँ नहीं है, कुइयाँ हैं। ये जो है कुएँ की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है और गहरा होता है। तो इसको जो है ये लोग बना कर रखते हैं और इतना संभाल कर रखते हैं कि इनमें अच्छे से इनको ताला भी लगा सकते हैं, ताला लगा कर रखते हैं। और हर घर में जो है आपको
अपने अपने ये लोग कुइयाँ बनवा कर खुदवा कर ये लोग रखते हैं। और दिन में कम से कम जब सायंकाल होती है यानी कि शाम होती है तो ये लोग जो है अब सभी लोग अपने अपने कुइयों पर आ जाते हैं और वहाँ से लगभग जो है एक से कम 2 से 3 घड़ा ये लोग पानी भर लेते हैं और उससे ज़्यादा ये लोग पानी नहीं भरते। और जो पूरे दिन भर में एकत्रित हुआ रहता है वो कम से कम 2 से 3 घड़ा इनको पानी मिलता है। और ये जो कुइयों का जो पानी होता है वो बहुत ही क्या होता है, मीठा होता है, खारा नहीं होता। तो आपको इसको याद रखना है। और इससे पता चलता है कि जल किस प्रकार रेगिस्तान का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। तो जो जल है वो इतना बहुमूल्य है इनके लिए, तो क्योंकि यहाँ पर पानी की इतनी बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है छोटी छोटी कुइयों का निर्माण करते हैं और वहाँ पर ताला लगा करके इनको सुरक्षित रख लेते हैं। आजीविका के लिए लोग अधिकांशतः पशुपालन या मजदूरी करते हैं। खेती ज़्यादा बाजरा संभव नहीं है। कुछ ही परिवार 5-6 महीनों के लिए कृषि करते हैं जो पूरे तरीके से बारिश पर निर्भर रहती है। तो जितने भी लोग यहाँ अधिकांश लोग क्या करते हैं, पशुपालन और मजदूरी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो है ये भी संभव नहीं होता, खेती संभव नहीं होता। और कुछ ही परिवार हैं जो 5-6 महीने कृषि करते हैं, खेती करते हैं। और उनका जो पूरा कृषि है वो भी कहाँ निर्भर होता है, बारिश के पानी पर जो है निर्भर होता है। और बारिश तो यहाँ पर बहुत कम होती है और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है वर्षा यहाँ पर नहीं होती। खेती ज़्यादा ज्वार तथा बाजरा प्रमुख फसलें हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ज्वार और बाजरा है इनकी प्रमुख फसलें हैं। तो जो लुनार गांव है वहाँ की प्रमुख फसल क्या है, ज्वार और बाजरा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको जो है कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इस कारण इन लोग ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं। लोग मतीरे तरबूज के समान फल के बीज भी बेचते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो जो खरबूज, सॉरी मैंने तरबूज बोल दिया था, खरबूज के समान एक फल होता है मतीरा। तो इसके जो बीज हैं वहाँ के लोग बेचते हैं और इनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। यहाँ भेड़ बकरियाँ, गाय और ऊँट जो है मुख्य पशु हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी और गाय को ये लोग पालते हैं। और ये जो ऊँट है वो तो इनका जो है जहाज माना जाता है रेगिस्तान का। और लोग मूलतः पशु भी बेचते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि पशु भी ये जो है बेच देते हैं। दूध घी का इस्तेमाल केवल घरों की ज़रूरतों के लिए होता है। हालांकि अब लोग दूध बेचने भी शुरू कर दिए हैं। तो पहले क्या करते थे कि जो जितना भी दूध इनको प्राप्त होता था वो घर के उपयोग के लिए ये लोग रखते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये लोग अब दूध घी जो भी चीज़ इनके घर होता है वो बेचना शुरू कर दिए हैं अपनी आमदनी के लिए। डेयरी भी गाड़ी रोज़ाना आती है जो गांव से दूध इकट्ठा करके ले जाती है। तो यहाँ पर जो डेयरी वाला जो गाड़ी है वो भी इनके गांव तक पूरी तरह पहुँचता है और जितने भी दूध हैं गांव के वो इकट्ठा करके जो है ये लोग ले जाते हैं। और कई सालों तक बाड़मेर में स्थित बालोतरा में लगने वाले पशु मेले में कई अपने पशुओं के साथ जाते हैं। तो ये लोग जो है पशु मेला होता है वहाँ पर, तो अपने अपने पशुओं के साथ ये लोग भी चले जाते हैं। तो ये जो है कहाँ, बालोतरा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं को चराने के लिए गांव के आसपास 10-15 किलोमीटर दूर तक ले जाया जाता है। तो ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए अपने जो गांव के आसपास के इलाके के 10-15 किलोमीटर दूर तक ही ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। गाय और ऊँट तो अपने घर पर अपने आप चर कर आ जाते हैं, पर भेड़ बकरियों के साथ आदमियों को जाना पड़ता है। तो जो गाय और जो ऊँट है वो तो अपने आप ही चर कर अपने वापस घर में आ जाते हैं। लेकिन जो भेड़ बकरियां हैं उनके साथ जो है आदमियों को जाना पड़ता है इनको देखने के लिए, इनको साथ में लाने के लिए। गांव में घर के अतिरिक्त लोगों के पास अपनी अपनी ढाणियाँ भी है जहां वे अपने पशुओं के साथ जाते हैं। तो ये जो ढाणियाँ हैं वो अपने पशुओं के साथ ही लोग जाते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर इनके साथ उनकी देखभाल ये लोग करते हैं। रेतीले रेगिस्तान में चलते फिरते आपको 1-2 घर दिख जाएंगे जो दूर दूर स्थित हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ढाणी इनको बोला जाता है। तो ढाणी किसको बोला जाता है, तो इनका जो घर है वो क्या होता है, दूर दूर तक स्थित होता है। यानी कि एक घर जो है इधर हो गया तो दूसरा घर जो है बहुत दूर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं को बोला जाता है ढाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन। तो जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानवीय अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत जो है निर्भर है। तो जो जल है, जल के बिना तो जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। बिना जल के मानव जीवन ही नहीं है। लेकिन जो आजकल के जो पापी मानव हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जल को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो उन पापी मानव को ना कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भेज देना चाहिए ताकि उनको समझ आ जाए कि पानी कितनी हमको ज़रूरत है, पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती
उपभोगिता संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जो जल है उसका दोहन तीव्र गति से हो रहा है। तो जितना भी आजकल जो है उद्योग धंधे इतने अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, और जो उपभोगवादी संस्कृति है, यानी कि जो बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट करते हैं, और जनसंख्या भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, और जो सिंचाई भूमि है वो भी, यानी कि जो बोरवेल है वो भी बहुत अधिक लोग करवा रहे हैं, जिसके कारण जो भूमिगत जल है वो उसका जो दोहन है वो तीव्र गति से हो रहा है, और जो उसका जो लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो जिसके कारण हमको क्या करना पड़ रहा है कि जल स्तर जो है बहुत ही अब नीचे चला जा रहा है। अब ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हम तो छोड़ दें, लेकिन जो अब जो नॉर्मल जो मैदानी इलाका है वहाँ भी पानी की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि पेड़ों की कटाई वहाँ बहुत ही हो रही है, और पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, आप सोच सकते हैं। और इस जो साल है वो तो बारिश इतनी कम हुई है कि अब जो है जितने भी खेत हैं वो पूरे के पूरे सूखे पड़ चुके हैं, और कई इलाकों में तो अकाल भी घोषित हो चुका है। अतः स्थानीय तथा विश्व स्तर पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। तो स्थानीय स्तर भी और जो विश्व स्तर पर भी जो आगे के लिए भविष्य के लिए जल संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब चलते हैं जल संरक्षण के तरीके। तो किस प्रकार से हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और शासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मात्र कदम बस उठाने की आवश्यकता नहीं है भैया, कुछ करना होगा तभी जल को संरक्षित रखा जा सकता है। कदम बस उठाने से कुछ नहीं होगा। इसमें मुख्य रूप से जल स्रोत के घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान न करना और कपड़े न धोना, जहरीले रासायनिक पदार्थ युक्त मूर्तियों को विसर्जित न करना, और जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। तो जो जल संरक्षण किस प्रकार से हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जितने भी लोग हैं उनको तो मिलकर काम करना है, और काम ऐसा करना है कि उसमें कुछ न कुछ हमको सफलता दिखे, ऐसा काम करना है, ना कि एक बार कर दिया और उसके बाद ऐसे ही। तो इसमें मुख्य रूप से ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उद्योग धंधे से निकलते हैं उसको जल में न प्रवाहित किया जाए, नदियों में न प्रवाहित किया जाए। नदियों में प्रवाहित करते हैं तो एक तो नदियों का जल भी दूषित होता है, और वहाँ पर जो जितने भी जीव जंतु, जो मछली वगैरह रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। और जो पेयजल स्रोत के निकट है, यानी कि जो नलकूप है वगैरह जितना भी हो गया, तो वहाँ पर स्नान भी नहीं करना चाहिए, और कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें रासायनिक जो केमिकल होता है वो भी जहरीला होता है। और जो मूर्तियाँ होती है रासायनिक जहरीले रसायन युक्त जो मूर्तियाँ होती हैं उनको भी जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और जल में जितने भी खरपतवार उत्पन्न होते हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, और उससे मेन बात अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, तभी इस जल संकट से हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से जल को नहर द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुँचाना क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। यानी कि इसमें बोला गया है कि जिधर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ से नहर के द्वारा जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी को पहुंचाकर यहाँ का जो विषमता है उसको कम किया जा सकता है, यानी कि जल की कमी को दूर किया जा सकता है। मान लो जो है एक स्थान पर बहुत अधिक वर्षा हुई है, तो वहाँ के जल को जो है नहर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ला सकते हैं। और जो क्षेत्र है कम पानी युक्त क्षेत्र, उसको भी हम लोग इसकी विषमता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वन क्षेत्र में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल के पुनः उपयोग के द्वारा जल भंडार को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसमें बहुत से उपयोग हमको बताए गए हैं, जैसे कि जल को संरक्षित रखना और सिंचाई में उन्नत विधियों का प्रयोग करना, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो अभी खनन हो रहा है अंडर वाटर का जो जल है, जिससे जो है वो नीचे जा रहा है, तो इसका भी हमको उचित मात्रा में इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भूमिगत जो जल है उसका विवेकपूर्ण उपयोग हमको करना चाहिए, यानी कि पानी को जो है व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जल के पुनः उपयोग द्वारा जल भंडार को बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे कि हम जो है तालाब वगैरह खुदवा सकते हैं, और कुछ जो है जल संरक्षण, जैसे कि बारिश के जल को जो है सोख्ता वगैरह जो है बनवा करके हम इकट्ठा वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जल
संरक्षण हमको किया जाना चाहिए। परंपरागत जल संरक्षण की विधि, तो किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, तो ये लोग जो है अपने पारंपरिक रूप से किस प्रकार से जो है जल का संरक्षण करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थार रेगिस्तान में जल संरक्षण की कुइयाँ, तो हमने पिछले देखा था कि किस प्रकार से जो है कुइयाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कुइयाँ हैं, सबकी अपनी अलग अलग कुइयाँ हमको देखने को मिलती है। और इसमें ये लोग क्या लगा देते हैं, ताले लगा देते हैं। और जिससे जब शाम का समय होता है तो ये लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं, सभी लोग इकट्ठी हो जाते हैं और वहाँ से दो तीन घड़े ये लोग पानी भर करके ले जाते हैं। और ये जो कुइयाँ हैं उसका पानी बहुत ही मीठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं के बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग की झीलें, तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ आदि का निर्माण किया गया है। तो प्राचीन काल से यानी कि पुराने समय से ही राज्य और जो सरकार है वो जो है झील, तालाब, कुएँ आदि का जो है निर्माण कर रहे हैं। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण इसके लिए उदाहरण है। तो इसमें बताया गया है कि समय समय पर इन झीलों का नवीनीकरण करवाना, नए नए तालाब खुदवाना और जो नदी का जो मार्ग है उसको मोड़कर झीलों को आपस में जोड़ कर को है जल संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अब जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ चुनौतियों का सामना कर रही है। तो आजकल लगातार जो है निरंतर जो है जल की कमी हो रही है, तो इसके लिए जो है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है वो चुनौतियों का सामना जो है यहाँ पर कर रही है। वर्तमान में इन जल स्रोतों की उपेक्षा की जा रही है। तो अनेक पुरानी बावड़ियाँ यानी कि जो छोटे तालाब होते हैं उनको जो बोला जाता है बावड़ियाँ, तो तालाब आदि पर अतिक्रमण कर उन्हें पार दिया जाता है ताकि वे आज जल संरक्षण के निराकरण में एक सघन साधक हो सकती है। तो आज क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो है जितने भी तालाब हैं, छोटे तालाब, बड़े तालाब, उनको जो है पार दे रहे हैं और इससे जो है जल संकट हो रहा है। तो अब तालाब को पार देंगे तो जल कहाँ उसमें एकत्रित होगा भाई, और जल संकट तो पैदा ही होगा। तो ऐसे नहीं करना है हमको और तालाब का निर्माण करना है। और टांक थार इलाके के परंपरागत जल संग्रहण विधि है। तो ये जो टांक है, टांका, सॉरी मैंने टांग बोल दिया था, टांका जो थार का इलाका है वहाँ पर जो है पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। यह एक छोटा कुआं है जहाँ मकानों के छत और अन्य पक्के जल संग्रहण क्षेत्रों से बहाकर जल को पक्के टांके तक लाया जाता है। तो जब पानी वर्षा होती है तो जो छत का पानी होता है और जहाँ जिधर जिधर जितना भी पानी गिरता है तो उसको जो है एक पाइप लाइन के द्वारा जो है टांके पर ला दिया जाता है, जिससे यहाँ पर एकत्रित हो जाता है ये जो वर्षा का जल है। और यह जो है जो टांका है वो छोटा कुआं हमको मान सकते हैं। यह लगभग 6 मीटर गहरा, 2-3 मीटर चौड़ा होता है। टांका की बाहरी दीवार जहाँ से जल आता है वहाँ फिल्टर या छन्नी लगाई जाती है ताकि जल गंदा ना हो। तो ये जो टांका होता है वो क्या होता है, 6 मीटर गहरा होता है और 2-3 मीटर ये जो है चौड़ा होता है और ये छोटा सा कुआं होता है। और इसके जो बाहरी दीवार है वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, छन्नी लगा दिया जाता है ताकि जो गंदा जल है वो रुक जाए और जितना भी साफ जल है वो अंदर इसके एकत्रित हो जाए। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थल में शहरों में टांका की बहुतायत है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ इन शहरों में टांका लगाया जाता है। और ये जो टांका है वो बहुत उपयोगी है इन शहरों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में देख सकते हैं ये जो है टांका का चित्र है। तो किस प्रकार से ये लोग अंदर से पानी इस नलकूप के द्वारा निकाल रहे हैं और ये जो है टांका कहलाता है। तो चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक जल संरक्षण विधि, तो किस प्रकार से जो है, ये तो पहला पढ़ा हम लोग, टांका जो है पारंपरिक जल संरक्षण विधि है यानी कि पुराने समय की जल संरक्षण विधि है। लेकिन अब पढ़ने वाले हैं नए, तो आप पढ़ने वाले हम लोग आधुनिक जल संरक्षण की विधि। तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो प्रतिवर्ष यही जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 22 मार्च को जो है जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। आधुनिक समाज के बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण की अनेक विधियां अपनाई जा रही है, जैसे बांध एवं नहर बनाना, बूंद बूंद एवं फव्वार सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग, जन जागरूकता फैलाना इत्यादि। तो जल संरक्षण के लिए जो है बहुत सारी विधियां अपनाई जा रही, जैसे कि बांध और नहर का निर्माण करना, तालाब बनाना,
बूंद बूंद फव्वारा यानी कि जो ड्रॉप और स्प्रिंकल जो सिंचाई है, और सिंचाई प्रणाली में और जो दूषित जल है उसका पुनः उपयोग करना। तो इस प्रकार से जो है जो संरक्षण की विधियां अपनाई जा रही है। और रूफटॉप जल संरक्षण विधि इनमें प्रमुख एवं नवीन व कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है। तो जो रूफटॉप जो जल संरक्षण विधि है वो क्या है कि जो बहुत ही नवीन है और कम जो वर्षा वाले क्षेत्र के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी है। और इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी पानी की टंकी यानी कि हाज में एकत्रित कर लिया जाता है और बाद में इसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है आपका छत है और इसमें जो है एक पाइप द्वारा एक टंकी यहाँ पर अंदर होता है, तो इसमें एकत्रित किया जाता है जल को, और इसके बाद इसका समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिया जाता है। और यहाँ एक लोकगीत है माख्याम फूलाम स्यूरस सो एक एक कण चुगरा शहद रो ढेर लगा सके हैं तो के में मानसा बादला रहे बरसते रस नए निम सहेक सगा। तो इस प्रकार इसका जो अर्थात है यानी इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि मधुमक्खियाँ फूलों के रस का एक एक कण एकत्र कर शहद का ढेर लगा सकती है, तो क्या हम इंसान बादलों से बरसात रस को सहज नहीं सकते क्या। तो इस प्रकार से ये जो है बताया गया है। तो जिस प्रकार से जो मधुमक्खियाँ हैं वो जो फूलों के रस को एकत्र करके एक एक करके वहाँ शहद का ढेर लगा सकती है, तो हम तो क्या है इंसान हैं, तो हम भी बादलों के जो बादल से जो जितने भी बरसते रस को भी एकत्र नहीं कर सकते क्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब इस प्रकार से ये जो पाठ है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये जो पाठ था वो भारत एक सामान्य परिचय था जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो टॉपिक हमको देखने को मिले थे, और आज जो है इसका पूरी तरह से द एंड होता है। तो चलिए आज अब हम अगले से नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। ये था भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, और उसके बाद जो है पूरी तरह से अंत तक ये जो आया था। और यदि आपने इस पार्ट का पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जा कर के देख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यारो। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर जो है इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।